हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई गुरुजी एग्जाम स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और यूपी ट्रिपल एस सीपेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आज का जो क्लास है हिंदी का क्लास रहने वाला, जो कि आज का ये क्लास चौथा क्लास है, जो कि इसमें मैं टॉप 25% को लेकर के आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, तो सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, रस के कितने अंग होते हैं? बताइए, रस के जो है कितने अंग होते हैं? आप सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो रस के अंग की बात करें दोस्तों, तो ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं तो जान लीजिए। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये जो 4 होते हैं ये रस के अंग होते हैं दोस्तों। तो इसको आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे थे वे लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सभी साथी, सभी दोस्त जो है जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? बताइए। ऑप्शन है कमर, कमरा, कमेटी, कान। तो इसमें हम बात करें साथियों, जो कान दिया गया है शब्द दोस्तों, ये जो है विदेशी नहीं है, इसीलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आप सभी को इसमें ऋषि का शुद्ध वर्तनी बताना है, तो आप सभी लोग इसका फटाफट आंसर करेंगे। तो जितने साथी और जितने दोस्त जो है ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं ऋषि, वे लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, जो ऋषि शुद्ध रूप में लिखा गया तो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सामाजिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? तो सामाजिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य जो प्रयोग किया जाता है साथियों, तो क्या किया जाता है? तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और किस प्रकार होता है? तो योजक चिन्ह जो है ये बीच में डैश की तरह जो लगाया जाता है, तो ये जो है योजक चिन्ह होता है दोस्तों। ठीक है, और अर्ध विराम की बात करें तो अर्ध विराम जो है इस तरह से लगाया जाता है। और अल्प विराम की बात करें तो ये जो है ये इस तरह से कामा की तरह जो लगाया जाता है उसे अल्प विराम कहा जाता है दोस्तों। क्लियर सभी को? तो विराम चिन्ह से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप सभी लोग इसको याद करके हुए जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए इसमें पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? आप सभी लोग इसका फटाफट आंसर करेंगे। तो पुल्लिंग शब्द की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए अंधेरे, ये जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के जो भेद होते हैं साथियों, तो 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। और कौन कौन से? तो ये भी जान लीजिए। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। तो ये जो है 8 जो है ये अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं दोस्तों। तो इसको आप सभी लोग जरूर याद कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए साथियों। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन
डी हो जाएगा। ठीक, अगला, अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। तो अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो आप सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, जानकार, और अनभिज्ञ का मतलब होता है ना जानकार। इसीलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी को जवाब दे रहे थे वे लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और संधि के कितने भेद होते हैं, तो ये भी जान लीजिए कि संधि जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है स्वर, और दूसरा जो होता है व्यंजन, और तीसरे की बात करें तो जो है विसर्ग होता है दोस्तों। ये जो है संधि के भेद होते हैं मुख्य 3। कौन कौन सा, तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग। यहाँ तक क्लियर सभी को। और यहाँ पर दिया गया है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि की बात करें तो ये जो है 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, तो ये भी जान लीजिए, जो कि क्या है, तो पहला जो होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो ये जो 5 संधि हैं ये स्वर संधि के भेद हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि संधि मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और यदि पूछा जाता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें आप सभी लोग गलत ऑप्शन पर टिक करके मत आइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, नासिरा शर्मा को जो है वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रचनाकार जो थे वो नासिरा शर्मा को दिया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक एक लाइक करते हुए चलिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। क्वेश्चन है, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें आप सभी लोग जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो तुलसीदास की बात करें तो ये जो है रामचरितमानस की रचना किए हैं दोस्तों। तो ये जो है सही जवाब हो जाएगा। कुतुबन की बात करें तो मृगावती, तो ये भी दोस्तों सही हो जाएगा। और बात करें जायसी, तो ये पद्मावत को लिखे हैं दोस्तों, ये भी सही हो जाएगा। और मंझन की बात करें दोस्तों तो ये जो है चित्रावली नहीं लिखे हैं, इसीलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो कि चित्रावली की रचना की बात करें तो उस्मान ने लिखा है। किसने लिखा है, तो उस्मान ने लिखा दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। तो लोकोक्ति का आप सभी का सही जवाब देना है। तो ऑप्शन है गुरु के अनुरूप नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्ख होना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो देखते हैं इसमें कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो आँख का अंधा नाम नयन सुख, तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा तो गुण के विरुद्ध नाम होना। तो ये जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानें। तो सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम बात करें दोस्तों, अपने पैर
पैरों खड़ा होना, स्वावलंबी होना, तो ये जो है सही हो जाएगा। आँच ना आने देना यानी कि जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना, तो ये भी दोस्तों सही हो जाएगा। आसन डोलना यानी कि विचलित ना होना, तो ये जो है गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा जोड़ा गलत है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जो कि हम बात करें अगर आसन डोलना का जो है मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो किसी कारणवश मन का विचलित होना, तो इस तरह से अगर होता तो ये सही हो जाता। इसीलिए जो है इसका जो गलत जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लेन देन, विरह, मिलन, जड़, चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, बताइए। यदि हम बात करें दोस्तों विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा जो विराम चिन्हों की संख्या हो 20 होता है दोस्तों। कितना होता है? 20 संख्या है दोस्तों। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और लेन देन और विरह मिलन के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है तो योजक चिन्ह हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो योजक चिन्ह हो जाएगा। और योजक चिन्ह जो है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसमें आप सभी को शुद्ध वाक्य को बताना है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, तो ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक का उदाहरण है। तो भाववाचक की बात करें जिसमें भाव व्यक्त किया जा रहा हो तो वहाँ पर जो है भाववाचक हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें देखते हैं तो भाव किसमें व्यक्त किया जा रहा है, तो यहाँ पर मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया, धूप में चला नहीं जाता, यहाँ पर जो है एक प्रकार से भाव व्यक्त किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है भाववाच्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर, अगला, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है, बताइए। संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भविष्य, सामान्य भविष्य। तो राम खाता होगा, तो ये जो है संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो वर्तनी इसमें आप सभी को शुद्ध बताना है, तो क्या हो जाएगा? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रज भाषा। ये जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है। तो उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो आप सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बिना की बात करें तो ये जो है संबंध बोधक शब्द हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे थे वे लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दत्तक। जो दत्तक होता है वो गोद लिया हुआ पुत्र के लिए कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो तदित प्रत्यय इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए वार्षिक। वार्षिक की बात करें तो ये जो है तदित प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइए। तो उपसर्ग की बात करें, जिस शब्द के पहले शब्द को जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो सम उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों। और ये किस संधि का भेद हो जाएगा, तो ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संयोग जो है ये किस संधि का उदाहरण है, तो ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कार्यालय के आदेश में जो अधिकारी का हस्ताक्षर होता है तो नीचे दाहिनी ओर होगा दोस्तों, नीचे के दाहिनी तरफ जो है कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, यहाँ पर आप सभी को त्रुटि को बताना है। अगर त्रुटि हो तो उस पर टिक करिए, नहीं तो फिर ऑप्शन डी पर टिक करना है। तो यहाँ पर आप यहाँ से इसी वक्त अपने घर चले जाओ, तो यहाँ पर कहीं पर त्रुटि दिख रहा है तो आप सभी लोग उस पर टिक करें, नहीं तो फिर अन्यथा ऑप्शन डी पर टिक करेंगे। तो इसमें जो है कोई त्रुटि नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आप सभी को उसी तरह से बताना है। तो उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। तो बताने का प्रयास करेंगे इसमें कहाँ पर त्रुटि है। तो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, तो उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ, यहाँ पर जो है जब एक बार दुख दे दिया गया तो यहाँ पर क्षोभ लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो दिया गया है ये त्रुटिपूर्ण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये थे दोस्तों सामान्य हिंदी से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 प्रश्न। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।